17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज बॉम्बे आए तब बॉम्बे में सिर्फ कोली मछुआरों की छोटी छोटी बस्तियां थीं। कच्चे घर थे, कुछ लोग थे जो ताड़ी की शराब बनाते थे। पूरे बॉम्बे की आबादी मात्र 10,000 थी। बॉम्बे इतना गरीब था कि यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आता था। इसलिए इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना मात्र 10 पाउंड के किराए में ही दे दिया। जिस गरीब बॉम्बे को इंग्लैंड के राजा अपने ऊपर बोझ समझ रहे थे, जिसकी खराब जलवायु से सैकड़ों अंग्रेजों की मौत हो चुकी थी, उस बॉम्बे पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत पहले से नजर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल गुजरातियों, पारसियों, जैनों और बनियों को बॉम्बे में बसने और व्यापार करने के लिए इनवाइट किया और यहीं से वेस्टर्न इंडिया का सारा कपास, मसाले और अफीम दुनिया भर में भेजे जाने शुरू हो जाते हैं। बॉम्बे में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों और देसी व्यापारियों में होड़ मच जाती है। बॉम्बे को बचाने के लिए ही अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, डचों, मुगलों और मराठों से दर्जनों लड़ाइयां लड़ डाली और पूरा वेस्टर्न इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में आता चला गया। इससे बॉम्बे प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी हो जाती है कि इसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों समा जाते हैं। 1947 में जब अंग्रेज अपना राजपाट समेटकर चले गए तब एक सवाल जन्मा, बॉम्बे किसका है? बॉम्बे पर किसका अधिकार है? उन मराठियों का जिनके इलाके में बॉम्बे पड़ता था, या उन गुजराती, पारसियों और जैनों और बनियों का जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मछुआरों की इस बस्ती को बॉम्बे शहर बनाया था? गुजराती चाहते थे कि बॉम्बे उनका हो, मराठी चाहते थे कि बॉम्बे उनकी राजधानी बने। गुजराती लॉबी ने नेहरू, पटेल और राजगोपालाचारी पर जमकर दबाव बनाया कि किसी भी हाल में बॉम्बे को मराठियों को ना दिया जाए। वहीं 80 से ज्यादा मराठी आंदोलनकारियों ने एक हफ्ते के अंदर अपनी जानें गंवा दी, सिर्फ इसलिए कि बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया जाए। बॉम्बे की इसी लड़ाई को हम बैटल फॉर बॉम्बे कहते हैं, जो 1498 में भारत आए वास्को डिगामा से शुरू होती है और जो आज तक जारी है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि कालीकट, खंबात, मसूलीपट्टनम, सूरत, दीव, गोवा और कलकत्ता जैसे समृद्ध बंदरगाह होने के बाद भी इस वीरान बॉम्बे में ऐसा क्या था कि इसने सबको पीछे छोड़ दिया? इस शहर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज भी ये भारत का सरताज बना हुआ है? आज के एपिसोड में इसी कहानी को कहेंगे। आज का मुंबई शहर कभी छोटे छोटे द्वीपों का समूह हुआ करता था, जैसे बॉम्बे, परेल, मझगांव, माहिम, कोलाबा, वर्ली और छोटा कोलाबा। प्राचीन काल में ही इन द्वीपों पर कोली मछुआरे आकर बस गए। समय के साथ इन क्षेत्रों पर देसी राजाओं जैसे मौर्य वंश, सातवाहन, कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट का शासन रहा। साल 1407 में बॉम्बे के आसपास के द्वीप गुजरात की मुस्लिम सल्तनत के अंडर में आ जाते हैं। कोली मछुआरों के गांव इन द्वीपों पर इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। उस समय यहाँ कोई शहर नहीं था, जबकि इसी समय गुजरात सल्तनत के अहमदाबाद, सूरत और दीव भारत से विदेश में होने वाले सी ट्रेड के सेंटर बन चुके थे। सूरत और दीव के बंदरगाहों से अरब, फारस और पूर्वी अफ्रीका के साथ मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों का व्यापार हुआ करता था। भारत के इन मसालों की यूरोप में भारी डिमांड थी, लेकिन ये काफी महंगा था। भारत से यूरोप जाने वाले मसाले को दो बड़े ब्रोकर्स के बीच से गुजरकर जाना पड़ता था। पहले ये भारत से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे मिस्र के ट्रेडर्स के पास जाता था और मिस्र से वेनिशियन ट्रेडर्स के पास जाता था। वेनिशियन ट्रेडर्स ही इस माल को यूरोप में बेचते थे। इस कारण भारत से यूरोप जाते जाते ये मसाले काफी महंगे हो जाते थे। यूरोप के व्यापारी भी इस ट्रेड में हिस्सा लेकर मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन मिस्र और वेनिशियन ट्रेडर्स की इस रूट पर मोनोपोली थी। इसलिए यूरोप के लोग भारत आने के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना चाहते थे और ये काम किया 1498 में पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा ने। वास्को दा गामा अफ्रीका के सबसे साउथ छोर कैप ऑफ गुड होप को पार करते हुए मई 1498 में भारत के मालाबार तट पर मौजूद कालीकट पहुंच गया, जो केरल में पड़ता है। ये पहली बार था जब कोई यूरोपियन सी रूट के माध्यम से भारत पहुंच सका। वास्को दा गामा की खोज ने पुर्तगालियों को भारत तक डायरेक्ट एक्सेस दे दिया, जिसमें मिस्र और वेनिशियन ट्रेडर्स की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। इस समय तक पुर्तगालियों ने एक मजबूत नौसेना तैयार कर ली थी। अब वे सीधे वेस्टर्न घाट पर
उतरने लगे, खासकर केरल के कालीकट तट पर। पुर्तगाली कमांडर्स ने फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की। पुर्तगालियों को रोकने के लिए लोकल मुस्लिम ट्रेडर्स एंड अरब एंड वेनेशियन ट्रेडर्स एक हो जाते हैं। इसलिए फरवरी 1509 में पुर्तगालियों की गुजरात सल्तनत, मिस्र की ममलूक सल्तनत और कालीकट के जामोरिन की संयुक्त नौसेना से लड़ाई हो जाती है, जिसे दीव की लड़ाई कहा जाता है। दीव की लड़ाई में पुर्तगालियों ने गुजरात सल्तनत की इस संयुक्त सेना को बुरी तरह हरा दिया। इसी के साथ पुर्तगालियों ने दीव के बंदरगाह और इसके आसपास के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगले ही साल 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर भी कब्जा जमा लिया। गोवा उस समय बीजापुर सल्तनत के अधीन आता था और एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। गोवा और दीव जैसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कब्जे के बाद पुर्तगालियों का भारत के वेस्टर्न घाट पर दबदबा हो जाता है। अब पुर्तगाली बिना किसी रोक टोक के ही वेस्टर्न घाट पर व्यापार करने लगे। दीव की लड़ाई ने गुजरात सल्तनत की कमजोरी को उजागर कर दिया। इसलिए जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ तो गुजरात सल्तनत की स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। गुजरात सल्तनत को मुगल बादशाह हुमायूं से खतरा था। इसलिए साल 1534 में गुजरात सल्तनत ने पुर्तगालियों से मदद मांगी कि वे मुगल साम्राज्य से लड़ने में उनकी मदद करें। इस तरह गुजरात सल्तनत और पुर्तगालियों के बीच दिसंबर 1534 में ट्रीटी ऑफ वसीन का समझौता होता है। समझौते के तहत गुजरात सल्तनत ने पुर्तगालियों को बॉम्बे और उसके आसपास के द्वीप दे दिए। इस तरह बॉम्बे के द्वीप पहली बार पुर्तगाली कब्जे में आ जाते हैं। पुर्तगालियों के पास पहले से ही दीव और गोवा जैसे बड़े बंदरगाह थे, इसलिए मछुआरों वाले बॉम्बे पर उनका ज्यादा ध्यान नहीं गया। पुर्तगालियों ने बॉम्बे में रक्षा के लिए छोटे छोटे किले और चौकियां बनाई। उन्होंने गोवा या दीव की तरह कोई बड़ा किला यहाँ पर नहीं बनाया। पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉम्बे और इसके आसपास के द्वीपों को किराए पर अपने ही लोगों को देना शुरू कर देता है। जैसे बॉम्बे द्वीप को लगभग 537 रुपए में दे दिया गया किराए पर, महिम को लगभग 751 रुपए के किराए पर दे दिया गया। ऐसे ही मझगांव, परेल, वडाला, सायन, वर्ली और सालसेट को किराए पर दे दिया जाता है। इससे बॉम्बे की किस्मत नहीं बदलती। अभी भी बॉम्बे में कोली मछुआरे सबसे बड़ी आबादी थे। इसके अलावा बॉम्बे में भंडारी समुदाय के लोग ताड़ी यानी ताड़ी की शराब बनाने का काम करते थे। इसके अलावा बॉम्बे में कुछ मुस्लिम मूर थे जो समुद्री व्यापार में लगे हुए थे। ऐसे ही पारू यानी कि प्रभु समुदाय के लोग थे जो लोकल व्यापार किया करते थे। पुर्तगालियों के आने के बाद बॉम्बे में अब ईसाई भी नजर आने लगे थे। इधर 1578 में पुर्तगाल का राजा सेबेस्टियन प्रथम बिना उत्तराधिकारी के ही मर जाता है। इस कारण पड़ोस के स्पेन के राजा ने पुर्तगाल को अपने अंडर में ले लिया, ये कहते हुए कि वो भी सेबेस्टियन प्रथम के ननिहाल पक्ष से आता है। अब पुर्तगाल के संसाधनों का उपयोग स्पेन के युद्धों में होने लगा जो युद्ध यूरोप में लड़े जा रहे थे। इससे इधर भारत में पुर्तगाल का कंट्रोल कम हो जाता है। अब तक पुर्तगालियों ने भारत में कार्टाज सिस्टम लागू कर रखा था, यानी नॉन पुर्तगालियों के जहाज़ों को पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। लेकिन अब पुर्तगाली शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। अब पुर्तगाली नौसेना की तरह ही डच और ब्रिटिश नौसेनाएं भारत के तटों पर मंडराने लगी। अंग्रेजों और डचों ने पुर्तगालियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। भारत में व्यापार करने के लिए कुछ अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी बना ली जो भारत में मसालों और कपड़ों का व्यापार करना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश और पुर्तगालियों की नौसेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। दोनों के बीच साल 1612 में सूरत के पास मौजूद स्वाली में ताप्ती नदी के मुहाने पर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अंग्रेजों की नौसेना ने पुर्तगालियों को हरा दिया। स्वाली सूरत का बंदरगाह क्षेत्र था और मसाले के व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने मुगलों को इम्प्रेस कर दिया। लोकल मुगल गवर्नर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस तरह 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली। उस समय की फैक्ट्रियों से मतलब एक तरह से गोदाम था जहां कंपनी अपने माल जैसे कपड़ा, मसाले और नील को कलेक्ट करती थी और लोकल व्यापारियों के साथ सौदे करती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये कि यहाँ मुगल गवर्नर और लोकल राजाओं का बड़ा इंटरफ्रेंस रहता था। कंपनी को दबाव में रहकर काम करना पड़ता था जो वो नहीं करना चाहती थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा पोर्ट चाहती थी जहां पर किसी राजा का इंटरफेयर ना हो और जहां का एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी वे खुद संभाल सकें। इसलिए अंग्रेजों की नजर बॉम्बे पर जाती है जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। चूंकि बॉम्बे इंडिया के अपने मेन लैंड से अलग था, इसलिए बॉम्बे पर उसी का कंट्रोल रह सकता था जिसके जहाज मजबूत हों। इसलिए यहाँ पर जमीन वाले राजा की चीची पोपों का झंझट नहीं था। ऊपर से बॉम्बे एक प्राकृतिक बंदरगाह था, गहरा था और सूरत से बेहतर था। इसलिए ब्रिटिशों ने
पुर्तगालियों से बॉम्बे को हथियाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इंटरेस्टिंगली अंग्रेजों को बॉम्बे के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। दरअसल दिसंबर 1640 आते आते पुर्तगालियों ने स्पेन के राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए थे। स्पेनी गवर्नर को मार डाला था और जोआ चतुर्थ को पुर्तगाल का नया राजा घोषित कर दिया गया था। यहाँ से पुर्तगाल की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है जो अगले कई सालों तक चलती है। इसके लिए पुर्तगाल को ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकत की जरूरत थी जो उन्हें स्पेन से बचा सके। इस तरह वे ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली जो भारत में लड़ रहे थे वे यूरोप में एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। ब्रिटेन की मदद लेने के लिए पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी। ये शादी कम एक डिप्लोमेटिक डील ज्यादा थी। पुर्तगाली राजा ने अन्य चीजों के साथ ही बॉम्बे को भी राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। इस तरह साल 1661 के इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के तहत बॉम्बे अब पुर्तगालियों से ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ जाता है। इसके लिए इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने साल 1662 में अब्राहम शिपमैन को बॉम्बे का पहला ब्रिटिश गवर्नर अपॉइंट कर दिया। सितंबर अक्टूबर 1662 में अब्राहम शिपमैन बॉम्बे पहुंचते हैं तो मामला कुछ और निकलता है। लोकल पुर्तगाली गवर्नर ने कहा कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के तहत केवल बॉम्बे द्वीप देने की बात हुई है, ना कि सलसेट, मजगांव, परेल, वर्ली, सायन और धारावी, वडाला और एलिफेंटा जैसे आसपास के द्वीपों के देने की बात हुई है। लोकल पुर्तगाली अधिकारियों ने कुछ और कमियां निकालते हुए मैप में कमियां निकालते हुए अंग्रेजों को बॉम्बे भी देने से इनकार कर दिया। इस तरह बॉम्बे के पहले ब्रिटिश गवर्नर अब्राहम शिपमैन को बॉम्बे में उतरने नहीं दिया गया। अब्राहम शिपमैन को उत्तरी कर्नाटक के अंजदीव द्वीप पर रुकना पड़ा। यहाँ के अनहेल्दी एटमॉस्फेयर की वजह से अब्राहम शिपमैन की साल 1664 में मौत हो जाती है और बहुत से अंग्रेज सैनिक भी खराब हेल्थ हो जाने के कारण इसी द्वीप पर मारे जाते हैं। हालांकि अब्राहम शिपमैन के उत्तराधिकारी और बॉम्बे के नए ब्रिटिश गवर्नर हम्फ्री कूक ने पुर्तगालियों के साथ समझौता कर लिया। 1665 में हुए इस समझौते के तहत अंग्रेजों को अकेले बॉम्बे द्वीप दे दिया जाता है, लेकिन आसपास के द्वीप जैसे कि सलसेट, बांद्रा आदि ये सब अब भी पुर्तगालियों के अंडर रहे। साल 1665 में जब हम्फ्री कूक ने बॉम्बे पर कंट्रोल कर लिया तब बॉम्बे एक छोटे कस्बे जैसा था जिसकी आबादी मात्र 10,000 थी, जिसमें पुर्तगालियों के कुछ जर्जर किले थे और 40,000 एकड़ की दलदली जमीन थी और मछुआरों की झोपड़ियां थी जहां के अधिकतर घर मिट्टी यानी कच्ची मिट्टी के थे और लकड़ी के थे। अंग्रेजों के लिए बॉम्बे एक सिरदर्द की तरह था क्योंकि बॉम्बे वीरान था और टाइड के समय आधा डूब जाता था। बॉम्बे की जलवायु भी अंग्रेजों के रहने लायक नहीं थी। मलेरिया जैसी बीमारियों ने अंग्रेजों की हालत खराब कर रखी थी। ऊपर से बॉम्बे का रखरखाव महंगा था और रेवेन्यू कुछ भी नहीं आता था। इसलिए इंग्लैंड के राजा चार्ल्स ने साल 1668 में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया और वो भी मात्र 10 पाउंड सोने के किराए पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वे लंबे समय से बॉम्बे के पोर्ट पाने की फिराक में थे। साल 1969 में बॉम्बे के गवर्नर बने जेराल्ड ओंजियर ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। पुर्तगाली लोगों का ध्यान लोकल लोगों को ईसाई बनाने पर था, लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुओं, पारसियों, मुस्लिमों और यहूदियों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की फुल फ्रीडम दे दी। व्यापारियों को टैक्स में छूटें दी और सेफ्टी भी प्रोवाइड कराई ताकि हर कम्युनिटी, हर जाति, धर्म और नेशनलिटी का आदमी बॉम्बे में सेफली व्यापार कर सके। इसलिए बॉम्बे के लिए नए नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं ताकि सब लोग बॉम्बे में सेफ फील कर सकें, जो आज भी की जाती है। ओंजियर की पॉलिसी के कारण ही आसपास के रेशम बुनकर, बनिया और पारसी व्यापारी अब बॉम्बे आकर बसने लगे। जिस बॉम्बे में साल 1670 तक मात्र 10,000 की आबादी हुआ करती थी, वहां सिर्फ 7 साल में ही 80,000 आबादी हो जाती है। हालांकि अंग्रेज भारत में अभी इतने मजबूत नहीं थे कि कोई उन पर हमला नहीं करता। साल 1673 में बॉम्बे पर डचों ने हमला कर लिया। इस हमले में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, लेकिन 5 साल बाद ही 1678 में अफ्रीकी मूल के सिद्धियों ने बॉम्बे पर हमला कर दिया। सिद्धी लोग भारत के वेस्टर्न तट पर खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बसे अफ्रीकी मूल के लोग थे। ये लोग पूर्वी अफ्रीका जैसे तंजानिया, केन्या और मोजाम्बिक से भारत आए थे। इन्हें 7वीं सदी से 17वीं सदी के बीच अरब व्यापारी, पुर्तगाली और बाद में मुगल और मराठा लोग गुलामों के रूप में इंडिया लाए थे। इन दिनों सिद्धी लोग मुगल और मराठा राजाओं के नौसैनिकों की तरह या जहाजों पर काम करने वाले नाविकों और बॉडीगार्ड की तरह काम करते थे। ये समुद्री डकैती और युद्ध में माहिर थे। इन्हीं सिद्धियों का कमांडर था याकूत खान, जिसका बॉम्बे के समुद्री एरिया में दबदबा था। साल 1678 और 1682 के बीच याकूत खान ने बॉम्बे पर कई हमले और लूटपाट की। चूंकि सिद्धियों को मुगलों का भी सपोर्ट था, इसलिए अंग्रेज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अभी अंग्रेजों की हैसियत व्यापारियों जितनी थी, इसलिए बॉम्बे बंदरगाह को सेफ रखने के लिए अंग्रेजों ने साल 1682 में मिडिल ग्राउंड कोस्टल बैटरी बनाई, जिसका काम था समुद्री लूट यानी पायरेसी को रोकना। हालांकि ये बैटरी छोटे मोटे हमले को ही रोकने में कामयाब थी। बड़े हमलों को रोकना अभी अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। यही कारण है कि फरवरी 1689 में
सिद्दियों के कमांडर याकूत खान ने लगभग पूरे बॉम्बे पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने याकूत खान से पंगा लेने के बजाय अक्ल से काम लिया और सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब को रिश्वत देकर अपने फेवर में कर लिया। मुगलों के कारण याकूत खान को बॉम्बे खाली करना पड़ जाता है, लेकिन सिद्दियों के बार बार अटैक से अंग्रेज समझ चुके थे कि बॉम्बे सेफ रखना है तो बॉम्बे की मजबूत किलेबंदी करनी पड़ेगी। इसलिए 17वीं सेंचुरी के अंत में अंग्रेजों ने यूरोपियों किलों की तर्ज पर बॉम्बे कैसल बनाना शुरू कर दिया, जिसमें मोटी दीवारें थीं, तोपों के लिए बुर्ज थे और सैनिकों के लिए बैरक बनाए गए थे। इस किले में 21 तोपें लगाई गईं जो समुद्र और जमीन दोनों तरफ से हमलों को रोक सकती थी। इस तरह 1715 में बॉम्बे कैसल बनकर तैयार हो जाता है। इन्हीं दिनों अंग्रेजों ने बॉम्बे में लैंड रिक्लेमेशन का काम शुरू कर दिया, जिसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल बॉम्बे आइलैंड बहुत छोटा था, यहाँ खेती के लिए जमीन कम थी और खाना आसपास से मंगवाना पड़ता था। इसलिए अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि बॉम्बे के आसपास जो डूबी हुई जमीन है उसे मिट्टी से भर दिया जाए ताकि वहां खेती हो सके और शहर का एरिया बढ़ जाए। इसे अंग्रेजी में रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कहा जाता है। यही काम अंग्रेजों ने बॉम्बे में किया। बॉम्बे के पास के द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ज़्यादातर मिट्टी, पत्थर और डिमोलिशन मटेरियल यानी मलबे का इस्तेमाल किया। क्रीक्स को बंद करने के लिए डैम्स और एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं और दलदली जमीन को सुखाकर खेती के लिए यूज कर लिया जाता है। इस तरह अंग्रेजों ने आसपास के द्वीपों को मिलाकर बॉम्बे को एक करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि वे ये साबित करना चाहते थे कि आसपास के द्वीप भी बॉम्बे का ही हिस्सा हैं और इनके बीच कई बार पानी इतना कम हो जाता है कि एक टापू से दूसरे टापू आसानी से जाया जा सकता है। वहीं पुर्तगाली इन द्वीपों को अलग अलग मानते थे। इसलिए बॉम्बे के रिक्लेमेशन के लिए 1709 से 1712 के बीच कई एम्बैंकमेंट्स बनाए गए यानी तटबंध बनाए गए ताकि समुद्र के पानी को बॉम्बे के अंदर आने से रोक दिया जाए। खासकर महिम, परेल और वर्ली के बीच मझगांव और वर्ली जैसे इलाकों को जोड़ने के लिए कॉजवेज यानी कि पुल बनाए गए। इसी तरह 1720 में ग्रेट ब्रीच जो मालाबार हिल और वर्ली के बीच में था उसको भी बंद करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। ये प्रोजेक्ट 1728 तक चलता है। इस तरह 1710 से 1728 तक ज्यादातर बड़े क्रीक्स और ब्रिचेज को भर दिया गया। इससे अलग अलग दिखने वाले टापू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बॉम्बे एक सिंगल लैंड मास की तरह दिखने लगा। बॉम्बे के रिक्लेमेशन का काम आगे भी जारी रहा और आज भी जारी है। बॉम्बे के रिक्लेमेशन से बॉम्बे को एक बड़ा एरिया बना दिया जाता है और मेनलैंड से भी काफी हद तक अब कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे बॉम्बे एक बड़ा शहर बनने लगता है। बॉम्बे में ट्रेड का काम अब और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मिडिल ग्राउंड कोस्टल बैटरी और बॉम्बे कैसल ने बॉम्बे को एक अभेद किले की तरह बना दिया, जिसने बॉम्बे को इतना सेफ बना दिया कि 1715 के बाद बॉम्बे पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। इसने लोकल व्यापारियों और कम्युनिटीज को बॉम्बे में भरोसा बढ़ाने में मदद की कि वे यहाँ पर बाकी इलाकों के मुकाबले ज्यादा सेफ हैं। आसपास के गुजराती, पारसी और बोहरा जैसे व्यापारिक समुदाय बड़ी मात्रा में अब बॉम्बे आकर बसने लगते हैं। हालांकि बॉम्बे के आसपास के बड़े इलाके मराठों के हाथ में थे। इन दोनों मराठे इतने पावरफुल थे कि साल 1737 में मराठों ने बॉम्बे के नजदीक की जगह सलसेट पर भी कब्जा कर लिया, जो उस समय पुर्तगालियों के पास थी। सलसेट में आज के थाने, बांद्रा, अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली और वर्सोवा जैसे इलाके आते थे। इन दोनों समुद्र की एक छोटी खाड़ी यानी कि महिम बे और ठाड़े क्रीक के कारण सलसेट और बॉम्बे द्वीप आपस में अलग थे। इसलिए सलसेट बॉम्बे के लिए एक बफर जोन का काम करता था। इस कारण बॉम्बे मराठा और मुगल हमलों से थोड़ा सेफ थे। साल 1739 आते आते बॉम्बे की ज्यादातर पुर्तगाली बस्तियां मराठों के हाथ में आ जाती हैं। मराठों के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेज बॉम्बे के लिए खतरा मानते थे, इसलिए उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाने का प्लान बनाया। इसलिए अंग्रेजों ने एक लोकल डॉकयार्ड बनाने पर फोकस किया। साल 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे बंदरगाह के पास नेवल डॉकयार्ड स्टैब्लिश कर लिया। शुरू में यहाँ पर छोटे मोटे जहाज बनाए जाते थे, लेकिन बाद में बड़े बड़े युद्धपोत भी अब यहाँ पर तैयार होने लगे। इस काम के लिए लोकल मजदूरों और कारीगरों को काम पर रखा गया, जिससे बॉम्बे की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। इस नेवल डॉकयार्ड ने अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। अब अंग्रेज इतने ताकतवर हो चुके थे कि सामने कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, मगर वो अब बॉम्बे पर हमला नहीं कर सकता था। साल 1753 के बाद बॉम्बे के युद्धपोत अब पूरे हिंद महासागर में ऑपरेट होने लगे। जहाजों की मरम्मत और मैन्युफैक्चरिंग के काम ने बॉम्बे में रोजगार बढ़ाया और बॉम्बे पोर्ट की अब रौनक बढ़ जाती है। इधर 1750 और 1770 के बीच दिल्ली में मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बस नाम भर के रह गए थे, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियार। इस कारण भारत में रीजनल पावर्स दोबारा से खड़ी हुई
हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र रीजन में मराठा, बंगाल, अवध और हैदराबाद के इलाकों में नवाबों ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह राजपाट चलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही पंजाब में सिखों ने मुगल कंट्रोल को खत्म कर दिया। ऊपर से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के विदेशी आक्रमणों ने मुगल सत्ता की दम निकाल दी और उनकी कमजोरी को उजागर कर दिया। मुगलों के पतन ने अंग्रेजों को भी भारत पर राज करने का मौका दे दिया, क्योंकि अब अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य जैसे बड़े राज से नहीं लड़ना था, बल्कि उनके सामने सिर्फ रीजनल पावर्स थी। यहाँ बताना जरूरी है कि जैसे अंग्रेजों ने सूरत और बॉम्बे में अपने ट्रेडिंग पोस्ट और फैक्ट्रीज बनाई थी, वैसे ही उन्होंने मद्रास और कलकत्ता में भी अपनी फैक्ट्रीज खोल ली थी और ये जगह सिर्फ बिजनेस के लिए थी। लेकिन जब भारत में मुगलों का कंट्रोल हल्का पड़ने लगा तो अंग्रेजों ने लोकल राजाओं जैसे नवाबों के साथ डील्स शुरू कर दी, अपने फोर्ट्स बनाए और अपनी आर्मी रखना शुरू कर दिया। बॉम्बे की तरह ही ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्टर्न इंडिया के बंगाल के रिच ट्रेड यानी कि कपड़ा, नमक और चीनी के व्यापार को कंट्रोल करना चाहती थी। उस समय बंगाल भारत का सबसे रिच प्रोविंस था, लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह पसंद नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में मिलिट्री एक्टिविटीज करे या फोर्ट बनाए या बिना परमिशन के ट्रेड करे। इस कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 23 जून 1757 के दिन प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, क्योंकि उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के आर्मी कमांडर मीर जाफर से पहले से ही सीक्रेट डील कर ली थी। प्लासी के युद्ध में जीत से बंगाल जैसा रिच स्टेट अब अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया। आगे साल 1764 आते आते मुगल राजा शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम ने एक सीक्रेट गठबंधन कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुक्ति की लड़ाई छेड़ दी। ये युद्ध बिहार के बक्सर में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध ने नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों की मिलिट्री और पॉलिटिकल सुपरमेसी को इस्टेब्लिश कर दिया। इस युद्ध के बाद हुई संधि में अंग्रेजों को अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन का राइट मिल जाता है। इस राइट ने अंग्रेजों की जेबें भर दी। दिल्ली में बैठे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाते हैं। उनकी हैसियत अब सिर्फ अंग्रेजों के पेंशनर से ज्यादा की नहीं थी। शुजा-उद-दौला को अवध का नवाब बनाए रखा गया, लेकिन अवध की असली ताकत अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। इधर 1770 का दशक आते आते मराठा पेशवा और मराठा सरदारों जैसे कि गायकवाड़, होलकर, सिंधिया के बीच आंतरिक कलह और बढ़ने लग जाती है। साल 1773 में 18 साल के पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। पेशवा नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव यानी कि राघोबा पेशवा की गद्दी को हथियाना चाहते थे। मराठा सरदारों को लगता था कि नारायण राव की हत्या में राघोबा का हाथ है, इसलिए वे किसी भी हाल में राघोबा को पेशवा की गद्दी पर बैठने नहीं देना चाहते थे। इस कारण नारायण राव अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। साल 1774 और 75 में अंग्रेज और राघोबा के बीच एक डील होती है, जिसमें अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने के बदले सलसेट, वसई और भरूच जैसे मराठी इलाके मांग लिए। ये सब बॉम्बे के आसपास के इलाके थे। डील के तहत अंग्रेजी सेना बॉम्बे से सलसेट के तट पर उतर जाती है और आसानी से ठाणे और वर्सोवा जैसे इलाकों पर कब्जा कर लेती है। इससे मराठा सरदार जैसे खासकर नाना फडणवीस और महादजी शिंदे भड़क जाते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों और मराठों में पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1775 से 1782 तक चलता है। युद्ध खत्म न होते देख दोनों ही पक्षों ने सलबाई की संधि कर ली। इस संधि के तहत तय हुआ कि सलसेट, वर्सोवा, भायंदर और आसपास के इलाकों पर अंग्रेजों का ही कब्जा बना रहेगा, लेकिन राघोबा को पेशवा की गद्दी नहीं मिलेगी। उन्हें पुणे में पेंशन देकर रहने दिया जाएगा। इस तरह अगले 20 साल तक मराठों और अंग्रेजों में कोई लड़ाई नहीं होती। 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बने, जो एक कमजोर राजा थे। इससे मराठा सरदार अपनी अपनी जगहों पर स्वतंत्र हो जाते हैं। बड़ौदा के मराठा रूलर आनंद राव गायकवाड़ पेशवा और अपने भाई मुल्हार राव दोनों से मुक्ति चाहते थे। मुल्हार राव बड़ौदा की गद्दी पर अपना दावा कर रहे थे। अंग्रेजों ने आनंद राव गायकवाड़ को प्रोटेक्शन देने का वायदा किया और सूरत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, जो उस समय बड़ौदा के गायकवाड़ राजाओं के अंडर आता था। इस तरह साल 1800 में सूरत ऑफिशियली बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाता है। सूरत का रेवेन्यू अब सीधे कंपनी को मिलने लगा, जिससे बॉम्बे को फाइनेंशियल बूस्ट मिलता है। सूरत का पोर्ट जो कॉटन, अफीम और टेक्सटाइल्स का बड़ा सेंटर था, उसका ट्रेड अब बॉम्बे के पोर्ट से लिंक हो जाता है। सूरत के बॉम्बे से जुड़ने के कारण अब बॉम्बे में जान आ जाती है। इधर साल 1802 में होलकर और सिंधिया मराठाओं की सेनाओं ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे से भी भगा दिया। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय भी अब मदद के लिए अंग्रेजों के पास पहुंच जाते हैं। इस कारण मराठों और अंग्रेजों में अब दोबारा से दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1803 से 1805 तक चलता है। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार होती है। इस कारण भोसले को नागपुर और कटक अंग्रेजों को सौंपने पड़े। सिंधियाओं को भी गंगा, यमुना, दोआब और अन्य इलाके अंग्रेजों को देने पड़े। होलकरों को भी अपने बहुत से एरिया
अंग्रेजों को देने पड़े। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को दोबारा से पुणे में पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। मराठा पेशवा अंग्रेजों के कठपुतली बन चुके थे। पुणे में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट जैसे जेम्स कनिंघम, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने पेशवा के हर बड़े फैसले में दखल देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से परेशान आकर पेशवा बाजीराव और अन्य मराठा सरदार अब दोबारा से एक हो जाते हैं। अक्टूबर 1817 में पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत कर दी। इस तरह तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो जाता है और ये युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच आखिरी युद्ध साबित होता है। जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे, सतारा, कोल्हापुर और मराठा साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब भारत में ऐसी कोई ताकत नहीं बची थी जो बॉम्बे पर हमला कर सके। चारों तरफ सिर्फ अंग्रेज बचे थे या ऐसे राजा जो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। सूरत के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पुणे, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, खानदेश और डेक्कन के कुछ हिस्से भी शामिल हो गए। बॉम्बे शहर से एक बड़ा हिंटरलैंड अब जुड़ चुका था, जिसकी अब तक बॉम्बे को भारी कमी थी। बॉम्बे के इंजन में वेस्टर्न इंडिया के बड़े बड़े डिब्बे लग चुके थे। इन इलाकों से बॉम्बे को मजदूर, रिसोर्सेज, बिजली, पानी, रेवेन्यू, मसाले, कपास, अफीम सब मिलने वाला था। 1827 में बॉम्बे की आबादी 2.3 लाख पहुंच चुकी थी। हालांकि बॉम्बे अभी भी बिजनेस के मामले में कलकत्ता के आसपास भी नहीं था, लेकिन अगले 200 सालों में ऐसे बड़े चेंजेस आने वाले थे जिन्होंने कलकत्ता को पीछे छोड़ दिया और मछुआरों की बस्ती बॉम्बे को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बना दिया। बॉम्बे की ये तरक्की ही देश की आज़ादी के बाद गुजरातियों और मराठियों के बीच भी लड़ाई का एक बड़ा कारण बनती है, जिसमें गुजराती कम्युनिटी कहती है कि हमने बॉम्बे बनाया, बॉम्बे हमारा है। दूसरी तरफ मराठी कम्युनिटी कहती है कि बॉम्बे हमारे एरिया में पड़ता है और आबादी भी बॉम्बे में हमारी ही सबसे ज्यादा है, इसलिए बॉम्बे हमारा है। यानी अंग्रेजों के कंट्रोल के बाद बैटल फॉर बॉम्बे अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत थी। वेस्टर्न इंडिया में अंग्रेजों की जीतों के कारण साल 1803 में गुजरात बॉम्बे से जुड़ चुका था। 1818 में मराठा साम्राज्य भी अब बॉम्बे से जुड़ गया था, लेकिन इसके बावजूद बॉम्बे शहर को बड़ी किक नहीं मिली। इसका कारण यह था कि इस समय चीन में मंदी चल रही थी और बॉम्बे अभी भी अपने हिंटरलैंड से वैसे कनेक्टेड नहीं था जैसे कलकत्ता था। कलकत्ता के आगे बॉम्बे की हैसियत एक छोटे बिजनेस सेंटर की थी। 1820 और 21 में बॉम्बे से होने वाला एक्सपोर्ट कोलकाता के मुकाबले मात्र 1/4 यानी 1/4 था, वहीं इंपोर्ट केवल आधा था। लेकिन 1830 से 1850 के दशक में बॉम्बे की तरक्की ऐसी हुई कि बॉम्बे की हैसियत कलकत्ता के बराबर हो गई। बॉम्बे की इकोनॉमी में यह उछाल इसलिए आया क्योंकि चीन में अफीम की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरा, मालवा में होने वाला अफीम भी अब बॉम्बे के रास्ते एक्सपोर्ट होने लगा था। अब वेस्टर्न इंडिया का सारा माल ही बॉम्बे पोर्ट से जाने लगा। साल 1833 में ब्रिटिश सरकार ने चीन में होने वाले व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया। अब चीन और इंडिया के साथ कोई भी व्यापार कर सकता था, यानी इंडिविजुअल ब्रिटिश व्यापारी और इंडियन व्यापारी भी। पहले ये राइट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था। प्राइवेट ट्रेडर्स के आने से बॉम्बे शहर को तगड़ा बूम मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली के कारण चीन को होने वाला ट्रेड पहले लिमिटेड था, लेकिन अब पारसी, मारवाड़ी और ब्रिटिश प्राइवेट मर्चेंट्स ने भी अफीम का ट्रेड बड़े लेवल पर करना शुरू कर दिया। इससे चीन में जाने वाले अफीम की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चीन के राजा ने इसे बैन कर दिया और ब्रिटिश व्यापारियों के अफीम के स्टॉक को जब्त करके नष्ट करना शुरू कर दिया। इस कारण ब्रिटिश सेना ने चीन पर आक्रमण कर दिया, जिसे अफीम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिलती है। इसके साथ ही इंडिया के व्यापारियों को अब चीन में अफीम का व्यापार करने की खुली छूट मिल जाती है। इससे बॉम्बे की बल्ले बल्ले हो जाती है। बॉम्बे से बड़ी मात्रा में चीन में अफीम भेजा जाने लगता है। प्राइवेट शिपिंग कंपनियों जैसे P&O ने स्टीम शिप्स का यूज करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेड फास्टर और सस्ता हो जाता है। हमने टाटा ग्रुप के इतिहास वाली अपनी वीडियो में भी डिटेल में बताया है कि कैसे अंग्रेजों के टाइम पर नुसीरवानजी टाटा और उनके रिश्तेदार रतनजी दादाभाई टाटा ने चीन के साथ अफीम का व्यापार किया और उसी पैसे के दम पर टाटा ग्रुप की नींव डाली। मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बॉम्बे को एक और इंटरनेशनल घटना ने एक बड़ा बूस्ट दिया था और वो घटना थी 1861 से 1865 के बीच हुए अमेरिकी गृह युद्ध की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ब्रिटेन में खासकर लंकाशायर और मैनचेस्टर में बड़े लेवल पर कपड़े की मिल खुल चुकी थी, जिनके लिए साउथ अमेरिका से कपास आता था। लेकिन अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास आना कम हो जाता है और काफ़ी महंगा हो जाता है। इसलिए अंग्रेजों ने महाराष्ट्र, गुजरात और डेक्कन से कॉटन मंगाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ का कपास सस्ता था
और आसानी से उपलब्ध था। यहाँ से बॉम्बे शहर को भारी फायदा होता है क्योंकि सारा एक्सपोर्ट अब बॉम्बे से ही हो रहा था। 1830 और 31 और 1860 और 61 के बीच बॉम्बे के एक्सपोर्ट की कीमत 6 गुना बढ़ जाती है और सिर्फ अफीम की बिक्री 10 गुना से ज्यादा बढ़ती है। बॉम्बे के एक्सपोर्ट में 42% सिर्फ अफीम का था और कपास की हिस्सेदारी 36 से 44% के बीच में थी। इसमें अच्छी बात यह थी कि बॉम्बे का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से काफी ज्यादा था। बॉम्बे का इकोनॉमिक सरप्लस कलकत्ता से ज्यादा होने लगा। अब बॉम्बे की प्रोस्पेरिटी के कारण यहाँ आने वाले माइग्रेंट्स की संख्या भी बढ़ने लगी। लोग धंधे की तलाश में बॉम्बे की गलियों में उमड़ पड़ते हैं। अफीम के बूम के बाद 1840 के दशक में ही बॉम्बे की आबादी कलकत्ता से ज्यादा हो जाती है। जब अमेरिकी क्राइसिस के कारण बॉम्बे से कपास का एक्सपोर्ट होना चरम पर पहुंच गया, उस वक्त 1864 की जनगणना में बॉम्बे की आबादी 8 लाख से ज्यादा थी। इनमें ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से आए थे और गुजरात से भी बड़े लेवल पर व्यापारियों का बॉम्बे आना शुरू हो गया। कॉटन की डिमांड ने बॉम्बे में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट दिया। 1854 में पारसी मर्चेंट कवासी नानाभाई दावर ने बॉम्बे में पहली कॉटन मिल खोली। 1870 तक बॉम्बे में दर्जनों मिल्स शुरू हो जाती हैं। अब भारत में भी बड़ी बड़ी मशीनों का यूरोप से इंपोर्ट होना शुरू हो गया। 1830 के दशक से 60 के दशक के बीच में बॉम्बे में लैंड रिक्लेमेशन के भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स इधर चल रहे थे। अलग अलग टापुओं को बॉम्बे से जोड़ा जा रहा था। नए ऑफिस बन रहे थे, वेयर हाउस बन रहे थे, रेजिडेंशियल एरियाज बन रहे थे। बॉम्बे के ट्रेड बूम ने बॉम्बे में एक नया मिडिल क्लास पैदा कर दिया जिसमें मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने बॉम्बे शहर को कॉस्मोपॉलिटन बना दिया। इन्हीं दोनों साल 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे टू ठाणे शुरू होती है। इसने बॉम्बे शहर को वेस्टर्न इंडिया के अंदर तक कनेक्ट कर दिया। रेलवे ने बॉम्बे के हिंटरलैंड को बढ़ा दिया। बॉम्बे अब यूनाइटेड प्रोविंस और हैदराबाद जैसे इलाकों से भी जुड़ जाता है जो पहले कलकत्ता के पोर्ट पर डिपेंडेंट थे। कॉटन मिल्स, शिपिंग और बैंकिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ने बॉम्बे में कैपिटल मार्केट की जरूरत बढ़ाई। इसलिए साल 1875 में बॉम्बे में ही देश का स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट खुल जाता है। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। इसे कुछ पारसी और इंडियन मर्चेंट्स जैसे प्रेमचंद रायचंद ने शुरू किया। ये लोग बॉम्बे के कॉटन और अफीम ट्रेड से अमीर बने थे। शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन कहा जाता था। ये दलाल स्ट्रीट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे और शेयर ट्रेडिंग करते थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कॉटन मिल्स, टेक्सटाइल्स और शिपिंग की कंपनियों को अपने शेयर बेचकर फंड्स जुटाने का प्लेटफॉर्म दे दिया। इससे बॉम्बे में बिजनेस और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए कैपिटल मिला। पारसी, मारवाड़ी और ब्रिटिश मर्चेंट्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जिससे बॉम्बे शहर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वेल्थ जनरेशन बढ़ी और नए नए धंधे खुलने लगे। देश भर के लोग अब बॉम्बे आने लगे। जब 1860 से 1910 के बीच अफीम के व्यापार का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो बॉम्बे के व्यापारियों ने टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस करना शुरू कर दिया। बाहर से टेक्सटाइल मशीनरी का बड़े लेवल पर आयात किया गया। जब 1904 और 7 के बीच कांग्रेस ने भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया तो इसका भी सीधा सीधा फायदा बॉम्बे को पहुंचा। बॉम्बे ने देसी बाजार के लिए कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। इन सब ने बॉम्बे में बाहरी माइग्रेंट्स को काफी अट्रैक्ट किया। बॉम्बे में पारसी, हिंदू वाड़ी भाटिया, मुस्लिम बोहरा, खोजा मेमन और सिंधी, मारवाड़ी, बगदादी यहूदी और यूरोपीय व्यापारी सब बिना किसी दिक्कत के अब बिजनेस कर सकते थे। दूसरी तरफ कलकत्ता में सिर्फ स्कॉट्स, ब्रिटिश और मारवाड़ी समुदाय के व्यापारियों का ही कंट्रोल था। कलकत्ता के अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों को यानी ब्रोकर्स को कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। भारतीय व्यापारी सिर्फ बिचौलिए यानी कि ब्रोकर्स के तौर पर काम करते थे, वे कभी साझेदार नहीं थे। इसलिए कलकत्ता के धंधे से जो भी बड़ी कमाई हुई वो यूरोपीय लोगों की हुई। वहीं बॉम्बे में इंडियन व्यापारी ब्रिटिशों के लिए बिचौलिए भी थे और साझेदार भी थे। इससे बॉम्बे में तरक्की और कोऑपरेशन का माहौल बना। बॉम्बे के व्यापारी नए नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकने की स्थिति में थे। यही कारण है कि देश की आज़ादी के समय तक बॉम्बे ने कलकत्ता को पटकनी दे दी और भारत का सबसे इम्पोर्टेंट शहर बन गया। लेकिन मराठी रीजन में होने के बाद भी बॉम्बे के बिजनेस पर गुजराती, पारसी, बनियों और जैनों का कंट्रोल था। मराठी बोलने वालों से ज्यादा अच्छी स्थिति नॉन मराठी व्यापारियों और दुकानदारों और उद्योगपतियों की थी। बॉम्बे के बिजनेस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल पारसी समुदाय के परिवारों जैसे टाटा, वाडिया और गोदरेज परिवारों का था। ये लोग अंग्रेजों के जमाने से ही बॉम्बे में जम गए थे। पारसियों का ब्रिटिश प्रशासन के साथ भी अच्छा संबंध था। वहीं गुजराती, बनिया और जैन समुदाय जैसे खोजा, भाटिया और लोहाना का भी बॉम्बे के व्यापार पर अच्छा
कंट्रोल था। वे कपड़ा व्यापार, बैंकिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम में एक्टिव थे। इनके अलावा बगदादी यहूदी जैसे सस्सून परिवार का भी बॉम्बे में अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन मराठी समुदाय जैसे कोली, अग्री और कुड़वी ये लोग छोटे पैमाने के व्यापार, मछली पकड़ने और लोकल बाजारों में ही एक्टिव थे। इनका बड़े बिजनेस पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए मराठियों को लगता था कि जब तक बॉम्बे पर गुजराती और अन्य बाहरी लोगों का दबदबा रहेगा तब तक लोकल मराठी लोग आगे नहीं आ सकेंगे। आम मराठी नौकरी पेशा वर्ग में था, जैसे क्लर्क, टीचर और सरकारी कर्मचारी। मराठी कर्मचारी मिलों में काम करते थे और ये मिलें नॉन मराठी व्यापारियों की थी, यानी वे मालिक थे। मराठी लोग बॉम्बे में लोअर मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग को बनाते थे, इसलिए वे ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों से ज्यादा जुड़े हुए थे। जब साल 1947 में देश आजाद हुआ तो एक मांग हर तरफ से आने लगी और वो मांग थी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की, क्योंकि ज्यादातर राज्यों को अंग्रेजों ने इधर उधर से मिलाकर घालमेल कर दिया था और ऐसी ही मांग मराठी क्षेत्रों से उठने लगी। मराठी नेताओं ने नेहरू सरकार से मांग रखी कि उन्हें बॉम्बे स्टेट से अलग कर दिया जाए, क्योंकि बॉम्बे स्टेट में गुजराती और मराठी दोनों क्षेत्र आते थे और बॉम्बे स्टेट की राजनीति और बिजनेस दोनों में ही गुजरातियों का दबदबा था। इसलिए मराठे लोग चाहते थे कि उनके लिए एक अलग मराठी स्टेट यानी कि महाराष्ट्र बना दिया जाए, जिसकी राजधानी कोई और नहीं बल्कि बॉम्बे शहर को बनाया जाए। मराठी लोगों को लगता था कि बॉम्बे शहर पर गुजरातियों का कंट्रोल है और इस कारण मराठियों की हैसियत वहां पर मालिक की न होकर कर्मचारी की है। बॉम्बे के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई को लेकर भी मराठी नेताओं का मानना था कि मोरारजी देसाई गुजरातियों का फेवर करते हैं और गुजराती एरियाओं को ही वे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद गुजराती हैं। इसलिए मराठी नेता चाहते थे कि उनके लिए एक अलग से मराठी स्टेट बने और बॉम्बे उसकी राजधानी हो। मराठी भाषी नेताओं की इस मांग को आम मराठी जनता का भी भारी सपोर्ट मिलने लगा और इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी। जब 1920 और 30 के दशक में देश में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन हो रहे थे, तब महाराष्ट्र में भी मुख्य निशाने पर दो समुदाय थे, एक गैर मराठी सेठजी यानी पैसे वाले लोग और दूसरे मराठी भाषी भटजी यानी कि ब्राह्मण पुजारी। स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने नॉन ब्राह्मण्स नेताओं को सरकारी पदों पर कब्जा करने के लिए उकसाया और समर्थन दिया। आजादी के बाद चूंकि वोटिंग आ चुकी थी और सबको वोट करने का अधिकार था, इसलिए ब्राह्मण समाज का जो पॉलिटिकल प्रभाव था वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आजादी के बाद किराएदारी कानून भी लागू हो चुके थे, इसलिए पश्चिमी महाराष्ट्र में ब्राह्मण जमींदारों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी। इसलिए बहुत से कारणों से एजुकेटेड ब्राह्मणों को नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों खासकर बॉम्बे और पुणे में जाना पड़ा। इसके अलावा गांधी हत्या के बाद भी महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा का माहौल बन चुका था, क्योंकि गांधी हत्या में शामिल 9 आरोपियों में से 8 महाराष्ट्रियन थे और इनमें से 6 महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। इस कारण महाराष्ट्र में जगह जगह पर 4 दिन तक ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा होती है, घर जलाए जाते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी ने भी ब्राह्मणों पर हमले किए और इन सब कारणों से ब्राह्मणों ने अपने ट्रेडिशनल एरिया छोड़कर बॉम्बे और पुणे जैसे क्षेत्रों में मूव करना शुरू कर दिया। इसलिए बॉम्बे और पुणे जैसे शहरों में मराठी बोलने वाले ब्राह्मणों की संख्या बढ़ी और ओवरऑल मराठी भाषी व्यापारी संख्या में बढ़ने लगे। अब उनका कंपटीशन पहले से मौजूद नॉन मराठी बिजनेसमैन और दुकानदारों से होने लगा, जिनमें गुजराती, साउथ इंडियंस, सिंधी और पंजाबी भी थे, जो पहले से ही बिजनेस में पकड़ मजबूत करके बैठे थे। इसलिए जब संयुक्त महाराष्ट्र की डिमांड आने लगी तो मराठी भाषी बिजनेसमैन लोगों ने यूनाइटेड महाराष्ट्र को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी राजधानी बॉम्बे हो। लेकिन बॉम्बे शहर में रहने वाले गुजराती भाषी लोग किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि मुंबई अकेले मराठियों के हाथ में चली जाए, क्योंकि अंग्रेजों के बाद ये गुजराती ही थे जिनका बॉम्बे के बिजनेस पर कंट्रोल था। गुजरातियों का बहुत सा पैसा बॉम्बे में लगा हुआ था। बॉम्बे अकेले मराठियों के हाथ में ना आ जाए, इसलिए गुजराती समुदाय ने बॉम्बे को एक अलग सिटी स्टेट बनाने का आइडिया दिया। नहीं तो बॉम्बे को एक बाइलिंगुअल स्टेट की राजधानी बनाया जाए, जिसमें मराठी क्षेत्र भी हों और गुजराती क्षेत्र भी हों। मतलब गुजराती व्यापारी किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि मुंबई पर अकेले मराठियों का कंट्रोल आ जाए। लैंग्वेज के आधार पर आ रही इन मांगों के दबाव में दिसंबर 1953 में नेहरू को फजल अली कमीशन बनाना पड़ता है, जिसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी SRC भी कहा जाता है। फजल कमीशन को बॉम्बे सिटीजन कमेटी की तरफ से एक लंबा सा आवेदन दिया जाता है। बॉम्बे सिटीजन कमेटी एक प्रो गुजराती लॉबी का संगठन था। इस कमेटी को फेमस कपास व्यापारी और उद्योगपति सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास लीड कर रहे थे और उनके साथ थे JRD टाटा जैसे बड़े लोग। बॉम्बे सिटीजन कमेटी में शहर के सबसे कामयाब वकील, डॉक्टर और
इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे। बॉम्बे सिटीजन कमेटी का एकमात्र एजेंडा था कि मुंबई शहर को मराठी स्टेट महाराष्ट्र से कैसे भी करके अलग रखना है। अपने आवेदन में कमेटी ने मैप और अन्य डिटेल्स के आधार पर बताया कि कैसे मुंबई शहर का निर्माण अलग अलग भाषाई समुदाय के लोगों के द्वारा आने से हुआ है। अपनी 200 पन्नों की किताब में बॉम्बे सिटीजन कमेटी ने दावा किया कि 19वीं शताब्दी से पहले मराठी भाषी लोगों का मुंबई में माइग्रेशन बहुत कम हुआ था। अब भी मुंबई शहर में मराठियों की आबादी मात्र 43% है। इस किताब में कहा गया कि मुंबई में सबसे पहले बसने वालों में यूरोपियन समुदाय के लोग थे, गुजराती और पारसी समुदाय के व्यापारी और बिजनेसमैन थे। इस शहर को गैर मराठियों ने बसाया था, न कि मराठियों ने। जहां तक कि कामकाजी वर्ग में भी मराठियों से ज्यादा तादाद नॉर्थ इंडियंस और ईसाइयों की थी। बॉम्बे सिटीजन कमेटी ने कहा कि नॉर्थ कोंकण और बम्बई को मराठी प्रदेश का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जैसा कि संयुक्त महाराष्ट्र के झंडा बरदार दावा करते हैं। बॉम्बे सिटीजन कमेटी के जवाब में संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने भी एक 200 पन्नों का डॉक्यूमेंट तैयार किया। इस डॉक्यूमेंट में मराठी समर्थकों ने तर्क दिया कि मुंबई को एक नए मराठी स्टेट महाराष्ट्र की राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि जिस जमीन पर मुंबई है वो बहुत पहले से ही मराठी भाषी लोगों के द्वारा बसाई हुई है। बम्बई के पश्चिम में समुद्र है और बाकी तीनों ओर से, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, सब ओर से वो मराठी भाषी लोगों से घिरा हुआ है। इकोनॉमिक रूप से मुंबई मराठी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं पर डिपेंडेंट है। वहीं से उसे सस्ती लेबर, बिजली और पानी आता है। इसलिए नए महाराष्ट्र राज्य की बिना बॉम्बे शहर के कल्पना नहीं की जानी चाहिए। महाराष्ट्र की इकोनॉमी की एक सबसे इंपोर्टेंट और प्रॉब्लमेटिक चीज ये भी थी कि महाराष्ट्र अपनी इकोनॉमी के लिए बॉम्बे शहर और उसके आसपास के एरिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। महाराष्ट्र की 75% इंडस्ट्री और 65% फैक्ट्री लेबर केवल बॉम्बे शहर पर डिपेंडेंट थी और बाकी महाराष्ट्र पिछड़ा था। ग्रामीण महाराष्ट्र बाकी देश की तरह ही पिछड़ा था। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बड़ी संख्या में नॉन मराठी लोग बॉम्बे में नौकरी के लिए आने लगे थे। इससे मराठी भाषी लोग जो पहले से बॉम्बे में क्लियर मेजोरिटी में थे, वे 1951 की जनगणना आते आते बॉम्बे की कुल आबादी में मात्र 48% रह जाते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार ग्रेटर बॉम्बे की लगभग 64% आबादी बाहरी प्रवासियों की थी। इन बाहरी प्रवासियों में ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस, गुजराती, राजस्थानी और साउथ इंडियंस थे। ग्रेटर बॉम्बे में जो कुल बाहरी लोग आए थे उनमें से सिर्फ 35% महाराष्ट्र रीजन से थे। 65% प्रवासी नॉन मराठी थे। प्रवासी मराठी लोगों की स्थिति बॉम्बे में सिर्फ नौकरी मांगने वाले की थी, ना कि नौकरी देने की। जब वे बॉम्बे आते तो उन्हें साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस माइग्रेंट से कंपटीशन करना पड़ता था। इसमें भी मराठी प्रवासियों को लगता था कि जो नॉन मराठी बिजनेसमैन हैं वे अपनी भाषा के माइग्रेंट्स को नौकरी देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, न कि मराठी लोगों को। ऊपर से उनका यह भी मानना था कि बॉम्बे स्टेट की सरकार पर गुजरातियों का कंट्रोल है, इसलिए वे मराठी लैंग्वेज वालों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती हैं। और अगर मराठी भाषी लोगों का एक अलग स्टेट बन जाए तो सरकार जरूर कुछ कदम उठाएगी, इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करेगी। और यही रीजन है कि मराठी भाषी लोग किसी भी हाल में बॉम्बे को एक अलग सिटी स्टेट या बाइलिंगुअल स्टेट की राजधानी या केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फेवर में नहीं थे। वे हर हाल में चाहते थे कि बॉम्बे मराठी भाषी स्टेट महाराष्ट्र की राजधानी बने। अब बॉम्बे किसका होगा, इस लड़ाई का फैसला अब फजल कमीशन यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी SRC को करना था, जिसके सुझावों के आधार पर नेहरू सरकार को फैसला लेना था। अक्टूबर 1955 में फजल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि राज्यों का लैंग्वेज के आधार पर रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है ताकि कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फजल कमीशन के लिए ये बात कहना बाकी स्टेट्स के मामले में आसान था, लेकिन बॉम्बे के मामले में नहीं, क्योंकि बॉम्बे शहर की गुजराती लॉबी भी किसी भी हाल में बॉम्बे शहर को मराठियों के हाथों में नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए फजल कमीशन ने एक अलग महाराष्ट्र बनाने के आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इसके बदले कमीशन ने मराठियों के लिए एक अलग विदर्भ स्टेट और गुजराती और मराठी दोनों के लिए एक अलग मुंबई स्टेट बनाने की सलाह दी। यानी फजल कमीशन ने बॉम्बे लॉबी के हिसाब से ही यानी गुजराती लॉबी के हिसाब से ही बॉम्बे को बाइलिंगुअल स्टेट बनाने की सलाह दी। इन्हीं दिनों बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने बयान दिया कि मुंबई अगले 5000 साल तक महाराष्ट्र के साथ यूनिफाई नहीं होगा। मोरारजी देसाई गुजराती ब्राह्मण परिवार से आते थे, इसलिए मराठियों को महसूस हुआ कि गुजराती मुख्यमंत्री अपने लोगों की साइड ले रहे हैं। मोरारजी देसाई के बयान ने मराठी आंदोलन को बुरी तरह से भड़का दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य बनाए जाएंगे, लेकिन मुंबई शहर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। इस फैसले पर मराठी आंदोलनकारियों को लगा कि नेहरू ने यह फैसला गुजराती समुदाय के दबाव में लिया है। इससे मराठी लोगों की भावनाएं और भड़क जाती हैं। मराठी आंदोलन के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इस आंदोलन को मोरारजी देसाई की पुलिस ने
ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की, जिससे यह आंदोलन हिंसक हो जाता है। केवल 16 से 22 फरवरी 1956 के बीच ही पुलिस की फायरिंग में 80 से ज्यादा मराठी लोग मारे जाते हैं। इस आंदोलन ने नेहरू और कांग्रेस को साफ कर दिया कि मराठी आंदोलन बिना बॉम्बे के नहीं मानेगा। यहां से बॉम्बे का महाराष्ट्र में जाने का रास्ता साफ होने लगता है। साल 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं। इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र की स्थिति पर जायजा लिया और कंक्लूजन पर पहुंची कि बाइलिंगुअल स्टेट यानी महाराष्ट्र और गुजरात का कॉमन स्टेट एक टिकाऊ आइडिया नहीं है। इंदिरा गांधी ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया कि मुंबई को महाराष्ट्र को दे दिया जाए। इस तरह साल 1960 में बॉम्बे स्टेट को दो अलग अलग राज्यों यानी महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। अहमदाबाद शहर को गुजरात की राजधानी बना दिया गया, वहीं बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र को दे दिया गया और यहीं से बॉम्बे पर मराठियों का कंट्रोल हो जाता है। लेकिन बॉम्बे में मराठी बनाम बाहरी की लड़ाई आज भी जारी है। जून 2025 में एक गुजराती दुकानदार को मराठी भाषा की राजनीति करने वाले MNS कार्यकर्ताओं ने इसलिए तमाचा मार दिया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। जुलाई में ही मनसे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन रेस्टोरेंट और होटलों को निशाना बनाया जिनके साइन बोर्ड और मेन्यू कार्ड गुजराती भाषा में थे। ऐसी ही मारपीट और हिंसा की घटनाएं आज भी हिंदी बोलने वाले दुकानदारों के साथ भी बॉम्बे में देखने को मिल जाती हैं। राजनीति भले ही कुछ भी कहे, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यही कहते हैं कि बॉम्बे की जो आज बाहर है उसमें हर पसीने की खुशबू है। लेकिन हमारा काम कोई ओपिनियन देने का नहीं है, हमारा काम सिर्फ तथ्य रखना है। इस बार भी अपना कोई ओपिनियन दिए बिना ही ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। बैटल फॉर बॉम्बे की कहानी फिलहाल यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद बॉम्बे को देखने के आपके नज़रिए में ज़रूर कुछ बदलाव आया होगा। इतिहास के कुछ चैप्टर्स आपकी नॉलेज में बढ़े होंगे। अगर हम इसमें कामयाब रहे हैं तो आपसे एक निजी अपील है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लेकर एक कमेंट जरूर करते हुए जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।